आज हम डिस्कस करते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी के बारे में। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। अब मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का बेसिक फार्मूला है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। अब ये समझने के लिए पहले हम डिफरेंस समझते हैं जो अपना शियर स्ट्रेस रहता है और टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस से शियर स्ट्रेस कैसे अलग होता है। अब टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में जो हम फोर्सेस एक्ट करते हैं या फिर जो प्रेशर हम लोग एक्ट करते हैं किसी बॉडी पे, वो एक ही प्लेन पे होता है। पर अगर हम शियर स्ट्रेस की बात करें तो उसके अंदर हम जो स्ट्रेसेस लगते हैं वो जो रहता है वो वो जो रहता है पैरेलल रहता है। यानी ये देखिए, ये एक प्लेन पे नहीं है। और जो अपना टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस रहता है उसके वजह से जो मटेरियल रहता है या फिर जो भी बॉडी रहती है उसके लेंथ और विड्थ में चेंजेस आती है। और इस जो अपना शियर स्ट्रेस रहता है इसके अंदर देखिए लेंथ और विड्थ में इतने चेंज नहीं आता, पर जो बॉडी है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। यानी बॉडी जो है वो टिल्ट हो जाता है एक एंगल में, वो जो बॉडी है वो डिफॉर्मेशन होता है। समझिए मेरे पास ये पेन है और मैं इस पे शियर स्ट्रेस लगा रहा हूँ, यानी समझिए मैं इस तरीके से फोर्स लगा रहा हूँ तो फिर जो पेन है ये बेंड होगा। तो बेंडिंग के कारण देखिए इसका लेंथ चेंज नहीं हुआ, पर ये जो है एक एंगल पे ये बेंड हो जाएगा। तो फिर ये है शियर स्ट्रेस। अब ये हम लोग एंगल कैसे फाइंड करते हैं, तो फिर इसका फॉर्मूला है, ये देखिए। पहले हम ये समझते हैं कि ओरिजिनल बॉडी जो थी ABCD ऐसे रेक्टेंगुलर बॉडी थी, जो जिस पर शियर स्ट्रेस एक्ट होने की वजह से ये जो है, ये जो प्लेन दिख रहा है आपको सेंट्रल प्लेन, यहाँ पर डिस्टॉर्ट हो गया और ये एक एंगल में टिल्ट हो गया और अब ये EBFD हो गया है। तो फिर अब देखिए ये जो एंगल है वो फाई एंगल हम लोग समझते हैं और जितना डिस्टेंस से ये देखिए ये मूव हो गया है C पॉइंट F तक, जो मूव हो गया है एंगल में, उसको हम dx लेते हैं और जो ये लेंथ है बॉडी का वो L है। तो फिर अब हम यहाँ पर एंगल कैसे फाइंड करते हैं, तो फिर ये देखिए जो फाई है, फाई एंगल इज इक्वल टू tan इनवर्स dx अपॉन जो लेंथ है, जो इस साइड का लेंथ है वो L, और जिस जिस डिस्टेंस में जो ये शिफ्ट हो गया है अपना C पॉइंट F की तरफ, वो डिस्टेंस dx। इससे हम फाई निकालते हैं, बेसिकली शियर स्ट्रेन निकालते हैं। तो फिर अब देखिए यहाँ पर जो शियर स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है शियर स्ट्रेस से। यानी अगर शियर स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज़ कर दिया, यानी हम लोग अगर समझिए जो स्ट्रेस है हम लोग जो अप्लाई कर रहे हैं या फिर जो फोर्सेस है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो हम इंक्रीज़ कर देते हैं तो फिर जो एंगल है डिस्टॉर्शन का, जो एंगल है जो टिल्ट हुआ है वो भी इंक्रीज़ होगा। समझिए अगर हम लोग किसी भी बॉडी पे, हम लोग इस बॉडी पे अगर 10 न्यूटन्स का फोर्स एक्ट कर रहे हैं, शेयर फोर्स एक्ट कर रहे हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रहे हैं 10 न्यूटन पर mm² का, तो फिर जो इसमें शेयर स्ट्रेन डेवलप होता है समझिए वो 10 डिग्रीज़ में, अगर समझिए आप कंसीडर करिए कि डिस्टॉर्ट हो रहा है। और जब हम लोग ये फोर्स इंक्रीज़ कर देते हैं, समझिए 20 न्यूटन पर mm² का हम लोग शेयर फोर्स एक्ट करते हैं, शेयर स्ट्रेस एक्ट करते हैं, तो फिर ये जो एंगल रहेगा वो भी इंक्रीज़ होगा, वो 20 डिग्रीज़ हो जाएगा वो भी बेसिकली। तो फिर उसी तरह मतलब मुझे कहना ये चाहता हूँ मैं कि शेयर स्ट्रेन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है शेयर स्ट्रेस के। अब अगर हम ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है वो हटा दें तो फिर जो शेयर स्ट्रेस है इज इक्वल टू G, यानी जो कांस्टेंट आएगा जो कि हमारा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो इनटू शेयर स्ट्रेन। यानी अगर हम उसको रीअरेंज करें तो फिर जो अपना मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन हम लोग को यहाँ पर मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का यूनिट क्या होगा। अब देखिए स्ट्रेस का यूनिट जो रहता है वो न्यूटन पर mm² रहता है और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं रहता, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन जो अपना चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन,
यानी दोनों ही यूनिट्स कट जाते हैं। समझिए हम लोग लेंथ की बात करें तो फिर mm कट गया, तो फिर स्ट्रेन का देखिए कोई यूनिट नहीं रहता, एक यूनिटलेस क्वांटिटी रहती है। और जो हमारा स्ट्रेस है उसका यूनिट रहता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसलिए हमारा जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है उसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। अब देखिए जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो एक मटेरियल के लिए यानी किसी भी मटेरियल के लिए कॉमन रहता है। यानी अगर हम लोग माइल्ड स्टील कंसीडर करें तो फिर माइल्ड स्टील के किसी भी मटेरियल को यानी किसी भी जो ऑब्जेक्ट रहेगा उन सब का जो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे वो किसी भी साइज़ का हो, शेप का हो। और ये हर एक मटेरियल के लिए स्पेसिफिक रहता है, यानी स्टील के लिए कुछ अलग होगा और वो हर एक स्टील से बनी हुई चीज़ का वो फिर कॉमन होगा उस तरीके से। थैंक यू।